Hello everyone, this is me Vansh Batra and I welcome you all to my YouTube channel Law by Vansh Batra। सो आज की इस वीडियो में हम CRPC की वीडियो सीरीज कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 98 तक। तो सबसे पहले बात करें इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सभी सेक्शंस प्री के लिए इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं एंड अगर मेंस की बात करें तो सेक्शन 93 या 97 जो है ये दोनों सेक्शन मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट एनी डिले आइए इन सेक्शंस पर आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 93 से। सेक्शन 93 की हेडिंग है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। सो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, मेंस में भी पूछ लिया जाता है तो इसको ध्यान से समझना है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले जो सेक्शन 91 है 92 है वो आपको क्लियर होने चाहिए। उसकी सेक्शन 91 92 की वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके देख लीजिए क्योंकि इन दोनों सेक्शंस का मेंशन होने वाला है इस सेक्शन में। सो सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कह रहा है, जहाँ पर कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है कि जिस पर्सन को समन या फिर ऑर्डर सेंड किया गया है सेक्शन 91 में या फिर सेक्शन 92 में जिसको रिक्वेजिशन किया गया है। सेक्शन 91 एंड 92 में कब समन या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेजिशन जो है इशू किया जाता है, जब किसी पर्सन से डॉक्यूमेंट या फिर कोई थिंग प्रोड्यूस करवानी होती है। एंड सेक्शन 92 में कब रिक्वेजिशन किया जाता है, जब किसी पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी से कोई डॉक्यूमेंट या फिर थिंग डिलीवर करवानी होती है। तो अगर समन या फिर ऑर्डर सेंड किया गया है, सेक्शन 92 में रिक्वेजिशन किया गया है एंड कोर्ट के पास रीज़न टू बिलीव है, कोर्ट को ये लगता है कि वो जो पर्सन है ना वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो जो थिंग बोली गई है उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा जैसे कि उसको बोला गया है। ठीक है, एक क्लॉज ये बात कर रहे हैं। और बी क्लॉज यहाँ पर क्या कह रहा है, वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉन टू द कोर्ट, जहाँ पर कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट या फिर थिंग किस पर्सन की पोजीशन में है। और सी क्लोज यहाँ पर क्या कह रहा है, जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट कंसिडर डैट कि जो इंक्वायरी ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग है ना इस कोर्ट में वो जनरल सर्च या फिर जनरल इंस्पेक्शन से होगी। तो ये तीनों सर्कमस्टांसिस में ही इट में इशू ए सर्च वारंट, कोर्ट जो है सर्च वारंट इशू कर सकती है। क्लॉज ए बी और सी तीनों में से कोई भी सर्कमस्टांस जब एग्जिस्ट करते हैं तो कोर्ट वहाँ पर इशू कर सकती है सर्च वारंट। एंड दी पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट, एंड जिस पर्सन को सर्च वारंट डायरेक्ट किया गया है, कोई पुलिस ऑफिसर हो सकता है जिसको डायरेक्ट कर सकती है जो कोर्ट है, नॉर्मली पुलिस ऑफिसर से कोई होता है, तो जिस भी पर्सन को वो सर्च वारंट डायरेक्ट हुआ है वो सर्च करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं उसी के अकॉर्डेंस में। ठीक है, सबसेक्शन 1 हुआ। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड। तो कोर्ट जो है ये स्पेसिफाई भी कर सकती है वारंट के अंदर, उस सर्च वारंट में, कि किस पर्टिकुलर प्लेस या फिर किस पर्टिकुलर पार्ट पर वो जो सर्च या फिर इंस्पेक्शन है वो एक्सटेंड होगी। एंड जिस पर्सन को चार्ज दिया गया है ना उस वारंट का, जिसको बोला गया सर्च करने के लिए, फिर वो उसी पार्ट पे या फिर उसी प्लेस पे ही सर्च करेगा या फिर इंस्पेक्ट करेगा। देखिए क्या है, कोर्ट स्पेसिफाई कर सकती है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे ही सर्च करना है, कि ये एक पर्टिकुलर कॉलोनी है इस और इस गली में ही सर्च करना है, पर्टिकुलर प्लेस हो गया। या फिर कोर्ट ये भी कह सकती है कि जो ये कॉलोनी है ना इसमें जो ये 3 घर हैं इसमें जाके सर्च करना है, वो वारंट में स्पेसिफाई कर सकती है। फिर वो जो वारंट जिसको डायरेक्ट हुआ जिस भी पर्सन को, वो उसी पर्टिकुलर प्लेस या फिर उस पार्ट पे ही सर्च करेगा। सबसेक्शन 3 का कहना है नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शेल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च इट फॉर ए डॉक्यूमेंट पार्सल और अदर थिंग। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि इस सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी यहाँ पर सर्च वारंट ग्रांट नहीं कर सकता। वारंट ग्रांट नहीं कर सकता मतलब सर्च वारंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ग्रांट कर सकते हैं। पर किस केस में, याद रखिए, अगर वो जो डॉक्यूमेंट पार्सल और जो थिंग है ना जो भी है वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में है। अगर पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में कोई भी थिंग पार्सल डॉक्यूमेंट है ना, तो वहाँ पर उस केस में सर्च वारंट जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही इशू कर सकते हैं और कोई इशू नहीं कर सकता। इनसे अलग अगर पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी से अलग अगर कहीं सर्च वारंट इशू होना है उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट जो स्पेसिफिकली इनके लिए बता रखा है कि पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में कोई चीज़ है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM ही वारंट इशू कर सकते हैं, सर्च वारंट जो है। देखिए सेक्शन 93 से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स हैं। सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए
तो सबसेक्शन 1 का क्लॉज है, ये कह रहा है कि सर्च वारंट कोर्ट इशू कर सकती है जहाँ पर उसको रीज़न टू बिलीव है कि सेक्शन 91 एंड 92 फॉलो नहीं होगा, वो जो पर्सन है वो डॉक्यूमेंट या फिर थिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, वहाँ पर सर्च की जा सकती है, वहाँ पर कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर समन और ऑर्डर सेक्शन 91 के अंदर इशू नहीं हो सकता ना, तो इस क्लॉज में सर्च वारंट भी नहीं इशू हो सकता, ठीक है ना। क्लॉज ए में कब सर्च वारंट इशू हो रहा है, जब सेक्शन 91 एंड 92 का कंप्लायंस नहीं हो रहा, जब वो थिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही, तब सर्च वारंट इशू कर रही है कोर्ट। बट अगर सेक्शन 91 या फिर 92 में ही अगर आप समन या फिर ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हो, तो क्लॉज ए में भी सर्च वारंट इशू नहीं हो सकता। फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेक्शन 91 अक्यूज पर्सन पर अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 91 में मैंने बताया था ये बात कि सेक्शन 91 अक्यूज पर्सन पे अप्लाई नहीं होता, कि किसी अक्यूज पर्सन को ये नहीं कहा जा सकता कि आप डॉक्यूमेंट या फिर थिंग प्रोड्यूस करो, बिकॉज ये जो है उसके राइट के अगेंस्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है ये। सो सर्च वारंट इस क्लॉज के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, इस क्लॉज के अंदर, क्लॉज ए के अंदर इशू नहीं हो सकता अगर वो जो डॉक्यूमेंट या वो जो थिंग है वो एक्यूज के पोजीशन में है। थर्ड यहाँ पर पॉइंट ये है कि जो वर्ड रीज़न टू बिलीव है, रीज़न टू बिलीव मीन्स सफिशिएंट कोज टू बिलीव, यहाँ पर सफिशिएंट कोज होना चाहिए बिलीव करने का मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट को कि सर्च वारंट इशू करना यहाँ पर ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो थिंग या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रोडक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है। तो सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स थे। सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ये कह रहा है कि सर्च वारंट वहाँ इशू हो सकता है जहाँ पर कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट या फिर थिंग है किस पर्सन के पोजीशन में है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 1 क्लॉज सी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर आता है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरल सर्च और इंस्पेक्शन से है। सो क्लॉज सी क्या कह रहा है कि सर्च वारंट जनरल सर्च या फिर जनरल इंस्पेक्शन के लिए भी कोर्ट इशू कर सकती है, जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग इस अंडर दिस कोड। तो उस केस में जनरल सर्च वारंट या फिर जनरल इंस्पेक्शन जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड देखिए, वेयर इज जनरल सर्च वारंट इज इशूड, जहाँ पर जनरल सर्च वारंट इशू हो गया, जनरल सर्च वारंट एंड जो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के लिए सर्च वारंट इशू होता है उनमें फ़र्क होता है, हम देखते हैं वो। तो जहाँ पर जनरल सर्च वारंट इशू हो गया तो उसके एग्जीक्यूशन में अगर एक्यूज़ की प्रेमिसेस भी सर्च की जा रही है ना, एक्यूज़ के पोजीशन में भी कुछ सामान मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी और थिंग मिलती है, वो भी सीज किया जा सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट डॉक्यूमेंट में कंटेन सम स्टेटमेंट मेड बाय अक्यूज which when proved may have the tendency to incriminate the accused। तो जनरल सर्च वारंट जहाँ पर इशू करती है कोर्ट, उसके बाद मान लीजिए पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको जनरल सर्च वारंट इशू हो गया, तो उस जनरल सर्च के दौरान एक्यूज़ के घर में कुछ ऐसा सामान मिल गया जो कि उसको इनक्रिमिनेट कर रहा है। लगा लो सपोज कहीं पर मर्डर हुआ है एंड पुलिस को जनरल सर्च वारंट इशू हो गया। वी हैव सीन इन मूवीज़ एंड ऑल्सो इन क्राइम पेट्रोल, जैसे सर्च करती है, हर एक घर को सर्च करती है पुलिस जो है, वो तब करती है जो पुलिस जो है जब जनरल सर्च वारंट उसको मिलता है। तो जनरल सर्च वारंट अगर मिल गया ना पुलिस को, उसके बाद वो सर्च कर रही है, तो एक्यूज़ का भी प्रेमिसेस सर्च कर रही है, एक्यूज़ के घर में से, एक्यूज़ जहाँ रहता है उस कमरे में से कुछ ना कुछ अगर ऑब्जेक्ट मिल गया, कुछ थिंग मिल गई जो कि उसको इनक्रिमिनेट करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब सपोज अगर मर्डर हुआ है तो अक्यूज़ के रूम में से ही छुपी हुई कहीं से पिस्टल मिल गई जो कि उस मर्डर में यूज़ हुई है, या फिर कोई नाइफ मिल गया जो कि उस मर्डर में यूज़ हुआ है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिल गया जो कि प्लानिंग जिसमें लिख रखी है उस मर्डर के बारे में। तो अगर जनरल सर्च के दौरान अगर ऐसा कुछ मिलता है एक्यूज़ के पोजीशन में से, एक्यूज़ के प्रेमिसेस में से, तो उसके अगेंस्ट वो यूज़ हो सकता है। नॉर्मली एक्यूज़ को नहीं कहा जा सकता कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए में भी उसके अगेंस्ट सर्च वारंट इशू नहीं हो सकता स्पेसिफिक किसी डॉक्यूमेंट या फिर थिंग प्रोड्यूस करवाने के लिए, बट क्लॉज सी में यहाँ पर जनरल सर्च वारंट इशू हो सकता है। देखिए जनरल सर्च का क्या मतलब है, यहाँ पर परेश चंद्र सेन गुप्ता वर्सेस जोगिंदर नाथ रॉय के केस में बताया गया था कि जनरल सर्च वो होती है जो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट या फिर स्पेसिफिक थिंग के लिए ना हो,
but a roving inquiry for the purpose of discovering document or thing which might involve person in criminal liability। बट एक रोविंग इंक्वायरी होती है। रोविंग इंक्वायरी मतलब कि मूविंग इंक्वायरी जो होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पुलिस ढूंढ रही है, मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर वो जो थिंग है कि जो भी मर्डर हुआ है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिल जाएं, दैट इज़ जनरल सर्च। वो हर जगह चल रही है, वो हर जगह कर रही है जो पुलिस है। यहाँ पर एक और पॉइंट जो है जनरल इंस्पेक्शन जो है, ये टर्म जनरल सर्च के बारे में तो हमने बात कर ली। जो है जनरल इंस्पेक्शन है, जनरल इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, इंस्पेक्शन का क्या मतलब है इस क्लॉज सी में, may be taken to relate only to inspection of a locality and place and not of the documents। जो ये वर्ड इंस्पेक्शन है इसमें इंस्पेक्शन ऑफ लोकेलिटी या फिर प्लेस आता है कि एक प्लेस का इंस्पेक्शन है, नॉट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स के लिए वर्ड यूज़ नहीं किया गया जो इंस्पेक्शन वर्ड है। सो ये सेक्शन 93 हमारा हुआ। सो नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 94 है। सेक्शन 94 की हेडिंग है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। सो हेडिंग से पता चल रहा है कि उस प्लेस की सर्च करना जहाँ पर ये लग रहा है कि स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, उस प्लेस की सर्च के बारे में ये सेक्शन 94 है। तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरीज एज ही थिंक फिट, अगर इनको इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिसीव होती है, एंड वो फिर इंक्वायरी करते हैं एंड उसके बाद हैज़ रीज़न टू बिलीव, इनके पास इनको लगता है दैट एनी प्लेस इज़ यूज फॉर डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि किसी प्लेस का यूज़ किया जा रहा है डिपॉजिट और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी किया गया सामान है ना उसकी डिपॉजिट के लिए, उसको रखने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए कोई प्लेस का यूज़ किया जा रहा है। मतलब कोई प्लेस है उसमें सेल परचेज चल रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी का, या फिर वहाँ जाके डिपॉजिट की जा रही है स्टोलन प्रॉपर्टी, और फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज, या फिर कोई प्लेस का यूज़ किया जा रहा है फॉर द डिपॉजिट सेल और प्रोडक्शन, किसी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की डिपॉजिट के लिए, सेल के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, जिस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल पर ये सेक्शन अप्लाई होता है। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल सबसेक्शन 2 में बताया गया है। मेनली वहाँ पर बात की गई है कि जो काउंटरफिट कॉइन होते हैं, नकली कॉइन, नकली स्टैम्प्स होती हैं, फिर फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिट इन एनी प्लेस, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है कि वो जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है ना किसी प्लेस पर डिपॉजिट किए गए हैं, तो डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को इंक्वायरी के बाद अगर इन तीनों में से कोई भी सर्कमस्टांस एक भी लगता है कि एग्जिस्ट करता है, उसके बाद क्या होगा, ही में बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर और अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, तो उसके बाद वो वारंट से ऑथराइज कर देंगे पुलिस ऑफिसर को जिसकी रैंक कांस्टेबल से ऊपर होगी। तो कांस्टेबल की रैंक से जो ऊपर का पुलिस ऑफिसर है उसको वहाँ पर कोर्ट वारंट डायरेक्ट कर देगी। तो वहाँ पर वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको वारंट डायरेक्ट हुआ है वो क्या कर सकता है, ए टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, उस प्लेस में एंटर कर सकता है जो भी उसको असिस्टेंस चाहिए, मतलब साथ में उसको 5 या फिर 6 जितने भी पुलिस ऑफिसर चाहिए उनके साथ असिस्टेंस के साथ उस प्लेस में एंटर कर सकता है। बी टू सर्च द सेम इन द मैनर स्पेसिफाइड इन दी वारंट, उस प्लेस को वो जो पुलिस ऑफिसर है वो सर्च कर सकता है जैसे भी उस वारंट में डायरेक्ट किया गया, जैसे भी उस वारंट में स्पेसिफाई किया गया है। सी टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड, वो वहाँ पर उस प्रॉपर्टी का फिर वो आर्टिकल का पोजेशन ले सकता है जो उसको लगता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। डी टू कन्वे सच प्रॉपर्टी और आर्टिकल बिफोर ए मजिस्ट्रेट, वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी मिली या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिले हैं उसको वो मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकता है। और टू गार्ड दी सेम ऑन दी स्पॉट अंटिल ऑफेंडर इज टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट, या फिर वो क्या कर सकता है, वो ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर उस प्लेस पर खड़ा रह के वो प्रॉपर्टी या फिर आर्टिकल को गार्ड भी कर सकता है जब तक ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जा सकता। मतलब मेनली सेफ करने के लिए कि कोई और ना लेके चला जाए उस आर्टिकल को या फिर उस प्रॉपर्टी को, और अदरवाइज टू डिस्पोज इट ऑफ इन सम प्लेस ऑफ सेफ्टी, या फिर उस प्रॉपर्टी को या फिर आर्टिकल को किसी सेफ कस्टडी में, किसी सेफ प्लेस पर जाके वो रख सकता है। तो डी क्लॉज का मेनली ये कहना है कि अगर वो प्रॉपर्टी वहाँ पर मिलती है, उस प्लेस पर मिल जाती है उस ऑफिसर को, तो कहीं ना कहीं उसको सेफ जगह पहुँचाना है, मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाए, उसको गार्ड करे, उसको सेफ जगह कहीं पर रखे, कहीं ना कहीं सेफ हैंड्स में रहनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी पहुँचनी चाहिए। ई क्लॉज क्या कह रहा है, वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस,
वो पुलिस ऑफिसर कस्टडी में ले सकता है अपनी, उनको एक तरीके से अरेस्ट कर सकता है एंड मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकता है जो भी पर्सन उस प्लेस में मिले हैं हु अपीयर्स टू बी प्रीवी इन सच डिपॉजिट, जो भी उस डिपॉजिट सेल आर्टिकल के प्रीवी हैं, मतलब जो भी लोग वहाँ पर जिनका भी प्रीवी मीन्स दैट पर्सन्स हैविंग इंटरेस्ट, तो जो भी लोग उस प्लेस पर मिलते हैं जहाँ पर वो स्टोलन प्रॉपर्टी रखी हुई है, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उस आर्टिकल का, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का, एंड इस काम में जिसका भी इंटरेस्ट दिखता है, जो प्रीवी दिखते हैं, उनको अपनी कस्टडी में लेकर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर सकता है वो जो पुलिस ऑफिसर जो है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 2 कह रहे हैं दी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज आर। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल कौन से हैं? वो फर्स्ट काउंटरफिट कॉइन, जो काउंटरफिट कॉइन होता है, जो नकली जो सिक्के होते हैं वो पहले तो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आते हैं। यहाँ पर मेटल के पीसीस जो कि मेटल टोकन एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है। सी काउंटरफिट करेंसी नोट, कोई नकली नोट बना रहा है, काउंटरफिट नकली स्टैम्प बना रहा है। डी फोर्स डॉक्यूमेंट, कोई नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहा है। ई फॉल्स सील्स, कोई फॉल्स सील्स बना रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है इन चीज़ों का। एफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट रेफर टू इन सेक्शन 292 ऑफ IIPC। ऑब्सीन ऑब्जेक्ट जो हैं सेक्शन 292 में रेफ़र किए गए हैं। जो सेक्शन 292 में ऑब्सीन बुक्स, पेंटिंग्स, पैम्पलेट्स, इन चीज़ों के बारे में बात की गई है, जो भी उसमें रेफ़र किए गए वो भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल में आते हैं। जी क्लॉज यहाँ पर कह रहा है जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर मटेरियल, जो भी मटेरियल इन सब की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है ना, जो क्लॉज A से F तक है, वो भी यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के अंदर आएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 95 है, जिसकी हेडिंग है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर दी सेम। देखिए हेडिंग से क्या समझ आ रहा है कि कुछ पब्लिकेशंस को फॉरफिटेड डिक्लेयर करने की पावर। फॉरफिटेड का मतलब वो पब्लिकेशन गिव अप कर दी जाए, उन पब्लिकेशंस को ले लिया जाए एंड उनके अगेंस्ट वारंट भी इशू किया जा सकता है। देखिए सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, जहाँ पर कोई न्यूज़पेपर, बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उस न्यूज़पेपर, बुक या फिर डॉक्यूमेंट में ना कुछ ऐसा मैटर है जिसका पब्लिकेशन पनिशेबल है इन सभी सेक्शंस के अंडर। कौन कौन से सेक्शंस के अंडर? सेक्शन 124A जो कि सेडिशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 153A, 53B, सेक्शन 292, 293 जो कि ऑब्सीन बुक्स एंड पब्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, एंड सेक्शन 295A एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जो न्यूज़पेपर, बुक या फिर जो डॉक्यूमेंट है ना, उनमें कुछ ऐसा मैटर है जो कि इन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल है। तो वहाँ पर क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ इशू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर एंड एवरी कॉपी ऑफ बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिटेड टू गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर डिक्लेयर कर देगी वो जो न्यूज़पेपर है, वो जो बुक है, वो जो डॉक्यूमेंट एंड वो जो उसकी कॉपीज़ हैं, वो जो हैं सभी की सभी गवर्नमेंट को फॉरफिट करवाई जाएँ। गवर्नमेंट को फॉरफिट करवाने का मतलब गवर्नमेंट को हैंड ओवर किए जाएँ, गवर्नमेंट को वो आके दिए जाएँ। एंड यहाँ पर वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ इट ओपिनियन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी एंड उस नोटिफिकेशन में वो अपने ओपिनियन बताएगी कि किस ग्राउंड पे वो अब इस ओपिनियन पे पहुंची है कि वो जो न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी गवर्नमेंट को फॉरफिट करवाई जाए। ये क्यों हो रहा है, ये जो कॉपीज़ है गवर्नमेंट को देने की क्यों ज़रूरत है, क्यों फॉरफिट करवाने की ज़रूरत है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और जो उसका ओपिनियन, उसके ग्राउंड्स भी बताएगी कि क्यों करवाना है ऐसा, इसके पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज दी सेम वेर एवर फाउंड इन इंडिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर है उस न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट की कॉपी को जब अगर उसको इंडिया में कहीं भी मिलती है वो उसको सीज कर सकता है। एंड एनी मजिस्ट्रेट, एंड मजिस्ट्रेट के पास भी वहाँ पावर आ जाती है कि मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को वारंट के जरिए ऑथराइज़ कर सकता है। किस पुलिस ऑफिसर को? जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं है, उसको ऑथराइज़ कर सकता है कि वो किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है जहाँ पर ये लगता है कि उस बुक, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर की कॉपी हो सकती है, मतलब रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि यहाँ वो हो सकती है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ कर सकता है कि आप एंटर करके सर्च कर सकते हो। सो ये सबसेक्शन 1 देखा। सबसेक्शन 2 कह रहा है इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 96, देखिए सेक्शन 95 96 कोरिलेट करते हैं, आपस में पढ़े जाते हैं। इस सेक्शन और सेक्शन 96 में
जो न्यूज़पेपर है एंड बुक है उसका सेम मीनिंग है जो कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ बुक एक्ट 1867 में दिया गया है। एंड जो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी। देखिए सबसेक्शन 1 में कुछ एग्जांपल ये हैं कि मान लीजिए कोई बुक है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है इस बुक में ना ऑब्सीन मटेरियल है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन के जरिए उसको सीज़ करवा देगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो सीज़ करवा सकती है, वो एक ऑर्डर पास कर सकती है इस चीज़ से रिलेटेड कि उसको गवर्नमेंट को दिया जाए एंड उससे रिलेटेड जितनी भी कॉपीज़ हैं वो फिर गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाई जाएँ। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, उसमें सेडिशन से रिलेटेड, कोई देशद्रोह से रिलेटेड कोई मटेरियल है, उसको सीज़ करवा सकती हूँ। कुछ करके ये एग्जांपल्स हैं। आगे सबसेक्शन 3 का कह रहा है जो भी ऑर्डर पास किया गया है, कोई भी एक्शन लिया गया है सबसेक्शन 1 में, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं उठा सकते किसी भी कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उस चीज़ से रिलेटेड कुछ सुनवाई नहीं होगी। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 96। सेक्शन 96 में जो दे रखा है उसके अकॉर्डेंस में ही एक्शन लिया जा सकता है। सेक्शन 96 के अलावा इस चीज़ से रिलेटेड कहीं और सूट फाइल नहीं हो सकता। मतलब कोई अगर ये कह रहा है कि ये जो बुक, डॉक्यूमेंट या फिर न्यूज़पेपर है इसमें ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है तो सेक्शन 96 के अंदर जाएगा। सेक्शन 96 में उसके लिए रेमेडी है। सेक्शन 96 अभी हम देखते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं सेक्शन से रिलेटेड। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि हरमन दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया था कि जो नोटिफिकेशन है ना उसमें ग्राउंड्स होने चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने वो पर्टिकुलर ओपिनियन क्यों फॉर्म किया, क्यों वो बुक, न्यूज़पेपर, वो डॉक्यूमेंट वो क्यों सीज करवाना चाहती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जो फैक्ट्स हैं, रीजंस है, सर्कमस्टांसेस है, जिस बेसिस पे उसने ओपिनियन फॉर्म करा है वहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उस नोटिफिकेशन में। सेकंड पॉइंट यहाँ पर है वेयर द नोटिफिकेशन फेल टू सेट आउट द फैक्ट्स ऑन विच ओपिनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड सेम वाज हेल्ड बी इनवैलिड। आनंद चिंतामणि देगे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें इस केस में क्या था, जो नोटिफिकेशन इशू करा था स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें फैक्ट्स नहीं बताए गए थे जिस पर स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन था, मतलब वो ग्राउंड्स नहीं बताए थे किस ग्राउंड्स पर वो अपने ओपिनियन पर पहुंची है, तो उस ऑर्डर को वहाँ पर इनवैलिड हेल्ड किया गया था। सो ये सेक्शन 95 हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 96। सेक्शन 96 की हेडिंग है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। देखिए सेक्शन 96 की हेडिंग से पता चल रहा है कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा रही है। किस बात की एप्लीकेशन? टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो सेक्शन 95 में फॉरफीचर का डिक्लेरेशन किया गया ना, वो बुक, डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर से रिलेटेड कि जो बुक, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी न्यूज़पेपर है उनकी कॉपीज़ को सीज़ करा जाए, इनको सबमिट करवाया जाए, इनको जो है हैंड ओवर करा जाए गवर्नमेंट को। इस डिक्लेरेशन को, इस ऑर्डर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन सेक्शन 96 में लगती है एंड हाई कोर्ट में लगती है वो एप्लीकेशन। तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है? एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट। कोई पर्सन है जिसका इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर, उस बुक में या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें, जिसके रिस्पेक्ट में फॉरफीचर का डिक्लेरेशन किया गया सेक्शन 95 में, तो वो जो पर्सन है उसका इंटरेस्ट है उस न्यूज़पेपर, बुक और जो वो डॉक्यूमेंट है इनमें से किसी में भी, वो क्या कर सकता है? मे विद इन 2 मंथ्स, वो 2 महीने के अंदर अंदर उस डिक्लेरेशन के 2 महीने के अंदर अंदर क्या कर सकता है वो पर्सन? अप्लाई टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन के डेट से, जब डिक्लेरेशन पब्लिश होता है उसकी डेट से 2 महीने के अंदर अंदर आगे अप्लाई कर सकता है हाई कोर्ट में टू सेट असाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट, उस डिक्लेरेशन को सेट असाइड करवाने के लिए वो पर्सन अप्लाई कर देगा हाई कोर्ट में, एप्लीकेशन लगा देगा। वो पर्सन इस ग्राउंड पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि जिस न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट के लिए डिक्लेरेशन किया गया है ना सेक्शन 95 के सबसेक्शन 1 में, जिसके लिए फॉरफीचर का ऑर्डर किया गया है, उसमें तो कोई ऐसा मैटर है ही नहीं जो सेक्शन 95 में बताया गया है। मतलब जो सेक्शंस बताए गए थे सेक्शन 124A से लेकर सेक्शन 295A तक, वो पर्सन इस ग्राउंड पे एप्लीकेशन लगा सकता है कि वो जो न्यूज़पेपर, बुक और डॉक्यूमेंट है ना उसमें ऐसा कुछ मैटर नहीं है जो उन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल था। आगे सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? एवरी एप्लीकेशन शेल, वो जो एप्लीकेशन है जो उस पर्सन ने लगाई है, जो इंटरेस्टेड है उस न्यूज़पेपर, बुक या फिर डॉक्यूमेंट में, वो जो एप्लीकेशन है ना जहाँ पर हाई कोर्ट में 3 या फिर 3 से ज़्यादा जजेस हैं, बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट कंपोज्ड ऑफ 3 जजेस। तो जहाँ पर हाई कोर्ट में 3 या फिर 3 से ज़्यादा जजेस हैं, नॉर्मली होते ही हैं,
तो वो जो एप्लीकेशन है वो स्पेशल बेंच सुनेगा हाई कोर्ट का, जिसमें 3 जजेस होंगे। एंड जहाँ पर हाई कोर्ट में 3 से कम जज हैं, हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 3 जज, सच स्पेशल बेंच शैल बी कंपोज ऑफ ऑल द जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। तो वहाँ पर स्पेशल जो बेंच है वहाँ पर कंपोज की जाएगी। तो हर एक हाई कोर्ट में 3 से ज़्यादा जजेस होते हैं। सबसेक्शन 2 सिंपली ये कह रहा है कि स्पेशल बेंच सुनेगा इस एप्लीकेशन को, जिसमें 3 जजेस होंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में मेजॉरिटी का डिसीजन जो है मैटर करता है। जो भी मेजॉरिटी डिसीजन देगी वही यहाँ पर फाइनल होता है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, ऑन हियरिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर। जहाँ पर एप्लीकेशन की उस एप्लीकेशन की हियरिंग चल रही है विद रेफरेंस टू एनी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से रिलेटेड हियरिंग चल रही है, तो उस एप्लीकेशन की हियरिंग पर एनी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर में बी गिवन इन एविडेंस। तो वहाँ पर उस न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर की कोई कॉपी होगी ना, उस न्यूज़पेपर की जो कॉपी होगी वो एविडेंस में दी जा सकती है, ये प्रूफ करने के लिए कि उस न्यूज़पेपर में वो वर्ड्स, साइन या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन थे जिसके रिस्पेक्ट में फॉरफीचर का डिक्लेरेशन किया गया था, फॉरफीचर का वो जो ऑर्डर पास किया गया था। ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट की साइड से जो भी प्लीडर होगा वो ये दिखा सकता है कि यहाँ यहाँ ये जो वर्ड्स हैं ये यूज़ किए गए हैं एंड ये उन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल हैं। एंड जिस पर्सन का उसमें इंटरेस्ट है वो भी शो कर सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड, साइन या फिर कुछ भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो कि उन सेक्शंस के अंदर पनिशेबल हो। तो अगर न्यूज़पेपर के रेफरेंस में अगर हियरिंग चल रही है तो न्यूज़पेपर की कॉपी एज एन एविडेंस वहाँ पर एज अ प्रूफ वहाँ पर सबमिट करवाई जा सकती है। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, हाई कोर्ट जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती कि वो जो न्यूज़पेपर है, वो बुक है या फिर वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है, अगर यहाँ पर हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होती ना, किस बात से सेटिस्फाई नहीं होती कि उस न्यूज़पेपर, बुक या फिर डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा मैटर है जो कि सेक्शन 95 के सबसेक्शन 1 में बोला गया है, मतलब हाई कोर्ट ये कहती है कि इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं दिया गया, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, शेल सेट असाइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरफीचर का डिक्लेरेशन दिया था ना, उसको हाई कोर्ट यहाँ पर सेट असाइड कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर सबसेक्शन 5 है जहाँ पर जजेस के अमॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वहाँ पर जो डिसीजन होगा ना वो मेजॉरिटी के अकॉर्डेंस में होगा। मतलब मान लीजिए स्पेशल बेंच है, 3 जजेस हैं, उनमें से 2 का एक ओपिनियन है, एक का अलग ओपिनियन है, तो जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग होगा। जो 2 जजेस बोल रहे हैं वहाँ पर वो डिसीजन फाइनल होगा। तो सेक्शन 96 हमारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 97। सेक्शन 97 की हेडिंग है सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड। हेडिंग से क्या समझ आ रहा है कि उन पर्सन्स के लिए सर्च करना या फिर मान लीजिए सर्च वारंट इशू करना जिनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया। रॉन्गफुली कन्फाइंड मतलब कि रिस्ट्रिक्ट किया गया, कन्फाइन का मतलब, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल लीजिए कैद किया गया। तो इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन तीनों में से किसी को भी रीज़न टू बिलीव है, उनको लगता है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है, कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट कन्फाइनमेंट अमाउंट टू एन ऑफेंस, कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है एंड वो जो कन्फाइनमेंट जो है ना वो एक ऑफेंस है। वो कन्फाइनमेंट इस तरीके से किया गया है, इस सर्कमस्टांस में किया गया है कि वो जो कन्फाइनमेंट है ना वो एक ऑफेंस है। सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। कन्फाइनमेंट ऑफेंस तब होगा जब सेक्शन 340 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हैं। तो इनमें से किसी मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है, तो ये क्या करेंगे, ही में इशू है सर्च वारंट। वो मजिस्ट्रेट जो है वो सर्च वारंट इशू कर देगा एंड दी पर्सन टू होम सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च फॉर दी पर्सन सो कन्फाइंड। एंड जिस पर्सन को वो वारंट डायरेक्ट कर दिया गया ना, वो पर्सन आगे सर्च करेगा उस पर्सन की जिसको कन्फाइन किया गया है। मान लो किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट हो गया वो वारंट, पुलिस ऑफिसर उस पर्सन के लिए सर्च करेगा एंड वो जो सर्च है शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस देयर विद। सर्च वारंट में ही सर्च के बारे में लिखा होगा कि किस तरीके से सर्च करनी है, तो उसी तरीके से सर्च की जाएगी। एंड दी पर्सन इफ़ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट। एंड अब वो सर्च कर रहा है, मान लीजिए वो पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहा है, वो जो पर्सन जिस पर्सन के लिए सर्च कर रहा है वो मिल गया उसको, तो वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाएगा एंड मजिस्ट्रेट जैसा ऑर्डर मजिस्ट्रेट को प्रॉपर लगेगा वहाँ पर वो ऑर्डर कर देगा। तो कोई पर्सन अगर मिल नहीं रहा है ना एंड ये बिलीव होता है कि उस पर्सन को कहीं ना कहीं कन्फाइन करके रखा हुआ है, तो सेक्शन 97 में सर्च वारंट इशू हो जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेक्शन 97 से रिलेटेड एंड इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ मेंस में क्वेश्चंस 3-4 बार कुछ स्टेट्स में बने हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं।
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ज़बीरुल हसन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1988 इलाहाबाद हाई कोर्ट में हेल्ड हुआ था कि ये बोला गया था कि जो वारंट है ना इस सेक्शन में, जो सर्च वारंट है सेक्शन 97 में, वो हबीस कॉर्पस की रिट के नेचर में है, जिसका मतलब होता है यू शुड हैव दी पर्सन की कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उस पर्सन को मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट के आगे लेके आना होता है। तो इस सेक्शन 97 में जो सर्च वारंट है ना वो हबीस कॉर्पस के नेचर में ही है। बट इसमें क्या है, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे पुलिस इंटरवेंशन करती है अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है। आगे कुछ केस हैं जो कि सेक्शन 97 के स्कोप से रिलेट करते हैं। ये हम देखेंगे कि सेक्शन 97 कब इन्वोक किया गया था, कब इसका एप्लीकेशन हुआ था एंड कहाँ नहीं हुआ था इसका एप्लीकेशन। मतलब हमको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा एक तरीके से कि सेक्शन 97 की हेल्प कहाँ कहाँ ली जा सकती है। देखिए फर्स्ट केस है प्रवीण सिंह वर्सेस बिहारी लाल सिंह 1989 बॉम्बे हाई कोर्ट। फादर ने हेल्प ली थी सेक्शन 97 की। किस लिए हेल्प ली थी? टू रेस्क्यू हिज मैरिड डॉटर फ्रॉम द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बाय हर इन लॉज। उसकी जो मैरिड डॉटर थी, उसके जो ससुराल थे, उसके जो इन लॉज थे, उन्होंने उसकी मैरिड डॉटर को रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा था। तो यहाँ पर सेक्शन 97 में सर्च वारंट इशू हो गया था। नेक्स्ट केस है यहाँ पे जे इंजीनियरिंग वर्क्स वर्सेस स्टेट 1968 कलकत्ता हाई कोर्ट। इसमें क्या है, एक पर्सन को घेराव ने रॉन्गफुल कन्फाइंड कर रखा था। बहुत सारे लोग घेराव बना के उस पर्सन को घेर रखा था, उस पर्सन को घेराव बना के रॉन्गफुल कन्फाइन कर रखा था। तो इस सेक्शन में उसकी रेस्क्यू के लिए जो सर्च वारंट है वो इशू हो गया था। यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि इस सेक्शन 97 के स्कोप से रिलेटेड है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सेक्शन 97 है ना, ये प्राइमा फेसाई अट्रैक्ट नहीं होता उस सरकमस्टांसेस में जहाँ चाइल्ड जो अपने फादर के साथ रह रहा है। मतलब कोई चाइल्ड है, उसकी सर्च के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है वारंट इशू करने के लिए सेक्शन में, एंड वो अपने फादर के साथ ही रह रहा है, तो प्राइमा फेसाई ये लगेगा कि इस सेक्शन में जो है वारंट इशू नहीं हो सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रमेश वर्सेस लक्ष्मी बाई 1998 के केस में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो टर्न डाउन दी हस्बैंड रिक्वेस्ट फॉर सर्च वारंट। हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की थी सेक्शन 97 में सर्च वारंट की, किसके लिए? फॉर हिज चिल्ड्रन हु वर विद हिज वाइफ। अपने बच्चों के लिए उसने सर्च वारंट की रिक्वेस्ट की थी सेक्शन 97 में, जो कि अपनी मदर के साथ रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की, बिकॉज वो जो मदर है वो नेचुरल गार्डियन है अपने चिल्ड्रन की, तो वहाँ पर क्यों सर्च वारंट इशू करना है? तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कैसे हुआ, वहाँ पर क्यों ज़रूरत है सर्च वारंट इशू करने की? तो हमको ये समझ आया कि एसेंशियल जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होना चाहिए एंड वो एक ऑफेंस अपीयर होना चाहिए मजिस्ट्रेट को, तभी वो सेक्शन 97 में सर्च वारंट इशू कर सकता है। सो ये हमको स्कोप पता चला। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 98 है। सेक्शन 98 की हेडिंग है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। ये क्या कह रहा है, अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वुमेन। ये सेक्शन कह रहा है कि कोई कंप्लेंट करता है पर्सन, एंड वो जो कंप्लेंट है वो ओथ पे की गई है। किस बारे में कंप्लेंट करता है वो पर्सन? ऑफ द अबडक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए वुमेन, कि कोई वुमेन है उसका अबडक्शन किया गया, फिर अनलॉफुल डिटेंशन किया गया उस वुमेन का, या फिर फीमेल है जो कि 18 साल से नीचे है, उसका वहाँ पर अबडक्शन किया गया, फिर अनलॉफुल डिटेंशन किया गया। एक तरीके से मान लीजिए रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया। किस लिए वो अबडक्शन किया गया है उस वुमन का या फिर फीमेल का जो कि 18 ईयर से नीचे है? फॉर एनी अनलॉफुल पर्पज़, किसी अनलॉफुल पर्पज़ के लिए। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं, वो ऑर्डर कर देंगे फॉर द इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमन टू हर लिबर्टी। वो जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं कि उस वुमन को इमीडिएटली रिस्टोर करवाया जाए, मतलब जल्दी से जल्दी फ्री करवाया जाए। और सच फीमेल चाइल्ड, अगर वो फीमेल चाइल्ड है जो कि 18 साल से नीचे की है, तो उसको अपने उसके हस्बैंड, पेरेंट, गार्डियन या फिर जो भी पर्सन जिसके पास भी लॉफुल चार्ज है उस चाइल्ड का, उसको वहाँ पर उस फीमेल चाइल्ड को रिस्टोर करवा दिया जाए। एंड इस ऑर्डर के कंप्लाइंस के लिए, ये जो ऑर्डर पास किया गया इसके कंप्लाइंस के लिए जो भी फोर्स चाहिए होगी, जो भी फोर्स नेसेसरी होगी वहाँ पर यूज़ होगी। मतलब वो जो डीएम है, एसडीएम है या फिर जेएमआईसी हैं, वो एक तरीके से फोर्स की हेल्प लेंगे। यहाँ पर पुलिस की हेल्प ली जाएगी कि सर्च किया जाए कोई भी प्लेस। मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है उससे पूछा जाएगा कि कहाँ जो है हम सर्च करें, एंड या फिर सीसीटीवीज जो हैं कैमरास वो देखे जाएंगे आसपास, जहाँ से भी उसको अबडक्ट किया गया होगा उस
चाइल्ड को या फिर उस वुमन को, उसके अराउंड जो भी विटनेस मिलते हैं, कुछ बताते हैं कि क्या हुआ था, उससे रिलेटेड जो पुलिस जो है आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी इस सेक्शन में जो ऑर्डर है उसके कंप्लाइंस करने के लिए। तो सेक्शन 98 में ये ऑर्डर पास हो सकता है। सो यहाँ तक हमारे सेक्शन 93 से लेकर 98 कवर होते हैं। होप सो ये सभी सेक्शंस आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। इससे पहले की सभी वीडियोस अपलोडेड हैं, एंड बाकी जो भी सीआरपीसी से रिलेटेड जितनी वीडियोस हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और भी जो वीडियोस हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड वो और प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। सो यही था आज के लिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।